हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अजीब होने वाली है, क्योंकि इस स्टोरी में बैंक रॉबरी करने वाले गैंग के सभी लोग सीनियर सिटीजन्स थे। जिस एज में लोग रिटायरमेंट लाइफ जीते हैं और अपना ज़्यादातर टाइम घर पर बिताते हैं, उस एज में सीनियर सिटीजन्स की गैंग ने लंदन की सबसे बड़ी वॉल्ट की रॉबरी की, जिसमें चोरी हुए सामान की वैल्यू थी 14 मिलियन पाउंड्स, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस पूरे गैंग के सबसे बड़े मेंबर की एज थी 76 साल, वहीं इस गैंग के सबसे छोटे मेंबर की एज थी 60 साल। इन सभी गैंग के मेंबर्स ने इस चोरी को इतनी सफाई और चालाकी से किया कि किसी के लिए भी ये गेस कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि इस चोरी के पीछे सीनियर सिटीजन्स का हाथ हो सकता है। पुलिस ने भी इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि गैंग के किसी भी मेंबर्स को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि पुलिस उनके पीछे है। तो आखिर कौन थे ये चोर, कैसे उन्होंने इतनी बेहतरीन चोरी को अंजाम दिया और कैसे ये पुलिस के हाथ लगे, ये अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज और एक्साइटिंग कहानी है। कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 2015 को। ये वो दिन था जिस दिन लंदन में ईस्टर हॉलीडे शुरू होने की वजह से सभी बैंक्स 5 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और 5 दिन पूरे होते हैं 7 अप्रैल 2015 की सुबह। और जब ये डिपॉजिट वॉल्ट खोला जाता है, तब वहाँ का सीन देखकर वॉल्ट मैनेजर से लेकर वहाँ के एम्प्लॉयज के पैरों तले जमीन सरक जाती है। ये कहानी है लंदन के हैटॉन गार्डन एरिया की, जिसे सदियों से लंदन के डायमंड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और यही वो वजह थी कि इस एरिया में हर जगह ज्वेलरी शॉप्स थी, जहाँ पूरे लंदन की सबसे बेहतरीन ज्वेलरीज मिलती थी, क्योंकि सभी शॉप्स के ओनर्स के पास बहुत ही महंगी और वैल्यूएबल ज्वेलरीज होती थी। इसीलिए वो अपना सारा कीमती सामान हैटॉन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी के वॉल्ट में रखते थे। ये सेफ्टी डिपॉजिट कंपनी भी हैटॉन गार्डन एरिया में ही आती थी, ताकि वहाँ के लोग अपना सारा कीमती सामान इन वॉल्ट में सेफली रख पाए। और वहाँ के बिजनेसमैन से लेकर वहाँ के रहने वाले भी इन्हीं सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस का यूज करते थे अपने कैश, ज्वेलरीज और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने के लिए। हैटॉन गार्डन कंपनी ने अपने वॉल्ट 1914 में ही बना लिए थे, जिसकी सिक्योरिटी फीचर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इस वॉल्ट को तोड़कर अंदर घुसना लगभग इम्पॉसिबल था। हैटॉन गार्डन कंपनी अपने क्लाइंट से यह दावा करती थी कि उनके वॉल्ट को तोड़ना नामुमकिन है, मगर सीनियर सिटीजन्स के गैंग ने इस कंपनी के सारे दावों को झूठा प्रूफ कर दिया और उस चोरी को अंजाम दिया, जिसके बारे में ना तो कभी हैटॉन गार्डन के बिजनेसमैन ने सोचा था और ना ही हैटॉन गार्डन कंपनी ने। इस गैंग में 6 लोग शामिल थे, जिसमें सबसे पहले मेंबर का नाम था ब्रायन लीडर, जिसकी एज थी 76 साल और वो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। ब्रायन पहले भी एक बड़ी चोरी को अंजाम दे चुका था और साथ ही साथ उस पर एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर का भी इल्जाम लगा था, मगर उसके खिलाफ ना तो कभी कोई पक्का प्रूफ मिला और ना ही कोई गवाह। दूसरे मेंबर का नाम था टेरिक प्रिक्सन, जिसकी एज थी 67 साल और जो इस चोरी में शुरू से लेकर अंत तक शामिल था। प्रिक्सन भी 1983 में सिक्योरिटी एक्सपेंसेस की कैश वैन को लूट चुका था, जिसे लंदन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैश लूट भी कहा जाता है। तीसरे गैंग मेंबर का नाम था जॉन कोलिंग्स, जिसकी एज थी 64 साल और जो 60s में प्रोफेशनल चोर हुआ करता था। जॉन ही वो गैंग मेंबर था जो चोरी के दौरान बाहर खड़ा होकर नजर रखता था और चोरी के बाद वैन को चलाता था। चौथे गैंग मेंबर का नाम था डैनियल जोन्स, जिसकी एज थी 60 साल और वो एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल था, जिसने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया था। गैंग के 5वें मेंबर का नाम था क्लार वुड, जिसके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। और गैंग के 6ठे और आखिरी मेंबर का नाम था बसील, क्योंकि ये उसका असली नाम नहीं था और इसने पूरी चोरी के दौरान एक विग पहन रखी थी, जिसकी वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। बसील वो आखिरी मेंबर था जिसने वॉल्ट में घुसने से पहले सारे अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में उसे अच्छी खासी मास्टरी थी। इन 6 मेंबर्स के अलावा 2 और मेंबर्स भी थे, जिनका ना तो कभी नाम सामने आया और जो ना तो कभी चोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इन 2 मेंबर्स ने चोरी के बाद बस इस गैंग की थोड़ी बहुत हेल्प की थी। इन सभी गैंग के मेंबर्स में एक बात बहुत कॉमन थी और वो ये थी कि उन सभी के नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और सभी एक वक्त में बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके थे। हालांकि सभी चोर बूढ़े हो गए थे और एज के उस स्टेज में थे जहां लोगों को कई बीमारियां लग जाती है, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे ये पता चलता है कि ये सभी गैंग मेंबर्स चोरियां करने में माहिर थे।
इन सभी गैंग मेंबर्स ने चोरी की प्लानिंग में 3 साल लगा दिए, जिसमें सबसे पहले ब्रायन ने टीम के हर मेंबर को अलग अलग काम बांट दिया, जैसे चोरी के दौरान बाहर कौन नजर रखेगा, चोरी करने के लिए वॉल्ट के अंदर कौन जाएगा और चोरी के बाद वैन कौन चलाएगा। ब्रायन और उसकी टीम ड्रिलिंग मशीन भी चलाना सीखती है, जिसकी मदद से मोटी दीवार को काटा जा सके। ब्रायन और उसकी टीम ने चोरी को और क्लोजली प्लान करने के लिए फॉरेंसिक फॉर डमी नाम की बुक भी मंगवा ली थी, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट कैसे लिए जाते हैं। इस फॉरेंसिक फॉर डमीज बुक को पढ़ने के पीछे की वजह ये भी थी कि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू को क्लोजली जान सके और सारे प्रूफ्स को मिटा सके, ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। सभी जरूरी प्रिपरेशन करने के बाद ब्रायन की टीम अब पूरी तरीके से रेडी थी इस चोरी को अंजाम देने के लिए, और अब जो आखिरी काम बचा था वो था इस चोरी की डेट को फाइनल करना। ब्रायन अपने टीम से कहता है कि वो इस चोरी को तब अंजाम देंगे जब पूरे लंदन में ईस्टर की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। आपको बताता चलूं कि ईस्टर की छुट्टियों के दौरान पूरे यूके में हर बैंक 5 दिनों के लिए बंद हो जाता है, और यही वो वजह थी कि ब्रायन ने ईस्टर की छुट्टियों को चुना था ताकि वो अपनी चोरियों को बिना किसी प्रॉब्लम के अंजाम दे सके, क्योंकि 5 दिन और 5 रातों तक बैंक में कोई ना तो आने वाला था और ना ही बाहर जाने वाला था। सारी प्लानिंग होने के बाद ये डिसाइड होता है कि वो लोग 2 अप्रैल 2015 की रात को ये वॉल्ट लूटेंगे, जब सभी लोग अपने अपने घरों में ईस्टर की छुट्टियां मना रहे होंगे। 2 अप्रैल शाम 7 बजे हटॉन गार्डन कंपनी के स्टाफ वॉल्ट और ऑफिस को बाहर से लॉक करके अपने घरों के लिए निकल जाते हैं, और 1 घंटे 20 मिनट के बाद यानी 8:20 पर ब्रायन की गैंग व्हाइट वैन में हटॉन गार्डन कंपनी पहुंचती है, जिसे जॉन कोलिंस चला रहा था। वैन को पास की रोड के साइड पर पार्क करने के बाद उसमें से 2 गैंग मेंबर्स बाहर निकलते हैं, जिनका नाम था डैनियल जोन्स और कार वुड। उन दोनों ने मेंटेनेंस वर्कर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, और वो दोनों टहलते हुए हटॉन गार्डन कंपनी की बिल्डिंग के सामने से गुजरते हैं, और वो ये देखना चाहते थे कि बिल्डिंग के आसपास कोई आदमी या पुलिस वाला तो नहीं है। 9:20 पर गैंग का 6ठा मेंबर बसीन हटॉन गार्डन बिल्डिंग की तरफ से आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिसने अपने मुंह को एक काले रंग के पॉलिथीन बैग से छुपाया हुआ था, ताकि सीसीटीवी कैमरा में उसका फेस सामने ना आए, क्योंकि बसील ने मास्टर की हेल्प से पहले भी कई जगह चोरियों को अंजाम दिया था। इसीलिए यहाँ भी वो बिल्डिंग एग्जिट डोर को मास्टर की से खोलता है, और वो सभी उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बस कुछ ही देर के बाद जॉन उस व्हाइट वैन को एग्जिट डोर के बाहर लाकर खड़ा कर देता है, जिसमें से वो लोग अपने सभी औजार और कचरा भरने वाली ट्रॉली को बाहर निकालकर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। सारा सामान अंदर ले जाने के बाद जॉन उस वैन को दूसरी जगह ले जाकर पार्क कर देता है, और हटॉन कंपनी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जाकर वहां से बिल्डिंग और रोड पर नजर रखने लगता है। इस बिल्डिंग से जॉन आने जाने वाली हर गाड़ी और हर आदमी को साफ तौर पर देख पा रहा था, और क्योंकि वो लोग वॉकी टॉकी से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इसीलिए जॉन किसी भी पुलिस की गाड़ी की वहां से निकलने की खबर उन्हें दे देता। एग्जिट डोर के अंदर जाने के बाद गैंग के 2 मेंबर्स सीधा बेसमेंट में चले जाते हैं, और वहां अपने औजार के साथ उस एयरलॉक डोर के बाहर खड़े हो जाते हैं, जिसके पीछे से वॉल्ट तक जाने का रास्ता था। उधर गैंग के बाकी 2 मेंबर बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं, और वहां जाकर लिफ्ट को 2nd फ्लोर पर बुला लेते हैं, जिसके बाद वो एक जूता लिफ्ट के दरवाजे के बीच में फंसाकर उसे डिसेबल कर देते हैं। इसका साफ मतलब था कि अब लिफ्ट ना ऊपर जा सकती है और ना ही नीचे आ सकती है। लिफ्ट को डिसेबल करने के बाद वो दोनों दोबारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, और लिफ्ट के बाहरी दरवाजे को अपने एक औजार की मदद से जबरदस्ती खोल देते हैं, और इसी रास्ते से नीचे उस मेटल शटर तक पहुंच जाते हैं जो वॉल्ट के बिल्कुल पास था। इस मेटल शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर वो दोनों रेंगते हुए उस बेसमेंट एरिया तक पहुंच जाते हैं, जहां वॉल्ट उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा था। इस बेसमेंट में सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कंट्रोल रूम था, जहां से एयरलॉक डोर, सीसीटीवी कैमरा और अलार्म सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था। और गैंग का 6ठा मेंबर बसील सभी को डिसेबल कर देता है और एयरलॉक डोर का पावर कट कर देता है, जिसकी वजह से वो खुल जाता है, और गैंग के बाकी मेंबर्स अपने औजार के साथ बेसमेंट एरिया के अंदर आ जाते हैं। अब वॉल्ट तक जाने से उन्हें बस एक चीज रोक रही थी, और वो था लोहे की रॉड वाला दरवाजा, जिसे वो लोग आरी की मदद से काटना शुरू कर देते हैं।
और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका कॉन्फिडेंस घबराहट में बदल जाता है और वो सभी बहुत डर जाते हैं। हालांकि बसील ने अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी बिल्डिंग सिक्योरिटी कंपनी के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है, जिसके बाद वो अपना एक गार्ड बिल्डिंग के बाहर भेज देते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के बाहर आकर मेन गेट चेक करने लगता है, जो उसे लॉक मिलता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि ये फॉल्स अलार्म था और इस बात की खबर वो अपनी कंपनी में दे देता है। सिक्योरिटी कंपनी गार्ड से दोबारा कंफर्म करते हुए उसे ये पूछती है कि सब कुछ ठीक है, जिसका जवाब में वो कहता है कि सब कुछ ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। इस पूरी चोरी के दौरान सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जॉन कोलिंस, जिसको नज़र रखने का काम दिया गया था, वो खुद इस दौरान सो गया था। मगर इन गैंग मेंबर्स की किस्मत अच्छी थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे वो पकड़े जा सके। दरवाजे की रॉड काटने के बाद वो सभी उन रॉड्स के बीच से निकलते हैं और वॉल्ट की दीवार तक पहुंच जाते हैं, जो 3 फीट मोटी कंक्रीट से बनी हुई थी। अब वो लोग अमीर होने से महज 3 फीट की दूरी पर थे, मगर इतनी मोटी दीवार को बिना किसी हैवी ड्यूटी मशीन से तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। और यही वो वजह थी कि वो अपने साथ एक हैवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आए थे, क्योंकि ब्रैन और उसकी गैंग ने वॉल्ट की बराबर वाली दीवार को मशीन से तोड़ना शुरू कर दिया था। और ड्रिलिंग के दौरान उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब वो बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, और साथ ही साथ उन्हें यह डर भी था कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। ड्रिलिंग के दौरान कार सभी गैंग मेंबर से ये भी कहता था कि इस चोरी के बाद उनका नाम लंदन की चोरियों की हिस्ट्री में लिखा जाएगा और वो आने वाली जनरेशन के लिए लेजेंड बन जाएंगे। और ये सही भी था, क्योंकि इस एज के स्टेज में आकर वो लोग उस चोरी को अंजाम दे रहे थे जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सोचा ना ही सुना। कई घंटे ड्रिलिंग मशीन चलाने के बाद वो लोग दीवार में गड्ढा करने में कामयाब हो जाते हैं, और उस गड्ढे को इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी उस रास्ते अंदर बाहर जा सके। गड्ढे के रास्ते से वो लोग जैसे ही वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, उनकी सारी खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस दीवारों में फिक्स थे, जिन्हें खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी प्लानिंग और तैयारी करने के बाद भी ये पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया था और उनका ये प्लान फेल हो चुका था। अब टाइम था डिसीजन लेने का, और गैंग के लीडर ब्रैन डिसाइड करते हैं कि वो सभी यहाँ से वापस चले जाएंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ब्रैन और उसकी पूरी गैंग अपने सभी टूल्स उठाते हैं और बिल्डिंग के एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जॉन पहले से ही व्हाइट वैन लेकर उनका वेट कर रहा था और वो सब उस वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वैन में बैठते ही ब्रैन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ना तो हटॉन बिल्डिंग वापस जाएगा और ना ही चोरी करेगा। ब्रैन का ये मानना था कि अगर एक बार प्लान फेल हो जाए तो दोबारा उसी प्लान पर काम करने से मिस्टेक होती है और पकड़े जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और क्योंकि ज़्यादा एज होने की वजह से ब्रैन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद इस चोरी से पीछा कर लेगा और गैंग के दूसरे मेंबर से भी यही करने के लिए कहेगा। गैंग के दूसरे मेंबर्स की आंखों में अब लालच आ चुका था और वो किसी भी कीमत पर हाथ लगी अमीरी को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो बार बार ब्रैन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ब्रैन अपना डिसीजन ले चुका था और वो मना कर देता है। जब ब्रैन उनकी कोई बात नहीं समझता है और मानने से इनकार कर देता है, तब वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग बिना ब्रैन के दोबारा वॉल्ट के अंदर जाएंगे और उसे लूटेंगे। कई घंटों चली प्लानिंग और बातचीत के बाद उनमें ये डिसाइड होता है कि उन्हें एक पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो लोग सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ सकें। और इसीलिए हाइड्रोलिक मशीन का अरेंजमेंट करने के लिए जॉन कोलिन और डैनियल जोन्स सैटरडे की दोपहर को एक वाइट कार में एक इक्विपमेंट स्टोर पहुंचते हैं, जहां से वो इस हाइड्रोलिक पंप को खरीद सकें। जॉन कार को स्टोर के बाहर रोकता है और उसी कार में बैठे रहता है। वही डैनियल इक्विपमेंट स्टोर के अंदर चले जाता है और बस थोड़ी ही देर में जब वो स्टोर से बाहर आता है, तब उसके हाथ में एक हाइड्रोलिक पंप था, जिसे लेकर वो कार की डिग्गी में रख देता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हटॉन गार्डन बिल्डिंग में दोबारा जाने से पहले गैंग के 2 लोग फिर से रात को उस बिल्डिंग के बाहर से निकलते हैं, ताकि वो लोग ये जान सके कि चोरी के बारे में किसी को कुछ पता चला या नहीं।
और जब उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तब इस बार वो फिर से गैंग मेंबर्स एग्जिट डोर के रास्ते से बिल्डिंग में घुसते हैं और सीधा बेसमेंट में चले जाते हैं। अभी वो लोग बेसमेंट में आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पुलिस की कार सायरन बजते हुए हटॉन बिल्डिंग के बाहर से गुजरती है। हालांकि वो एक रूटीन पेट्रोलिंग थी, मगर इस बात ने कार पर इतना डीप इफेक्ट किया कि वो बहुत डर गया और सहम गया और उसे ये लगने लगा कि वो लोग कभी भी पकड़े जा सकते हैं। कार अपने बाकी गैंग मेंबर से कहता है कि अब वो इस चोरी में उनका साथ नहीं दे पाएगा। हालांकि गैंग मेंबर्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो वहां से चला गया। अब इस गैंग से ब्रान और कार जा चुके थे, जिसके बाद इस गैंग में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, जिनमें डैनियल जोन्स, बसील और टेरी पर्सिंग बिल्डिंग के अंदर थे और गैंग का चौथा मेंबर जॉन कोलिंग्स बिल्डिंग के बाहर से उन पर नजर रखे हुए था। कार के जाने के बाद वो लोग दोबारा अपनी चोरी की शुरुआत करते हैं और इस बार वो लोग जो हाइड्रोलिक मशीन अपने साथ लाए थे, उसकी हेल्प से वो लोग सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस के पूरे कैबिनेट को दीवार से निकाल लेते हैं। ये मशीन इतनी पावरफुल थी कि इसने जो फोर्स जनरेट किया वो लगभग 10 टन का था, जिसकी वजह से वॉल्ट की दीवार में क्रैक हो गया और पूरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स कैबिनेट से बाहर आ गए। अब डैनियल जोन्स और बसील सारे डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ना शुरू करते हैं और उसमें से निकलने वाले सारे कैश, ज्वेलरीज और कीमती सामान को उस होल के रास्ते से परकिंस तक पहुंचाना शुरू करते हैं। परकिंस का काम था कि वो इस पूरे लूट के माल में सभी वैल्यूएबल आइटम जैसे कैश, गोल्ड, ज्वेलरी को अलग अलग करे और बाकी सामान जैसे डॉक्यूमेंट को फेंक दे जो उनके काम के नहीं थे। परकिंस सारी कैश, गोल्ड और ज्वेलरी को उन कचरा भरने वाली ट्रॉली में डाल रहा था जो वो अपने साथ लाए थे। इस वॉल्ट में टोटल 995 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस थे, जिसमें से वो लोग सिर्फ 37 डिपॉजिट बॉक्सेस को ही खोल पाए थे। इतना कम सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलने के पीछे की वजह ये थी कि अब उनकी कचरा भरने की ट्रॉली में और ज्यादा लूट का माल नहीं आ पा रहा था। मगर इसके बावजूद भी ये लूट इतनी बड़ी थी कि इसे लंदन के हिस्ट्री की सबसे बड़ी लूट कहा जाने लगा। लूट को करने के बाद गैंग के सभी मेंबर्स दोबारा उसी एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं जहां जॉन कोलिन वैन के साथ उनका पहले से वेट कर रहा था। परकिंस ने उस कचरा भरने की ट्रॉली को वैन में लोड किया जो पूरी तरीके से कैश, गोल्ड और ज्वेलरी से भरी हुई थी और फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। इस चोरी के 4 दिन के बाद यानी 7 अप्रैल 2015 को ईस्टर वीकेंड की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और मंगलवार की सुबह हटॉन सिक्योरिटी कंपनी का स्टाफ काम पर लौटता है और जैसे ही ऑफिस खोलने के बाद वो लोग बेसमेंट में वार्ड तक जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए हैं और उसमें से सारे कीमती सामान गायब हैं। ये देखते ही वो लोग फौरन इस बात की खबर पुलिस को दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस सुबह 9 बजे हटॉन सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंच जाती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही वॉल्ट के अंदर जाती है, वहां उनकी नज़र जमीन पर बिखरे डिपॉजिट बॉक्सेस पर पड़ती है, जिनमें से सारा कीमती सामान गायब था और साथ ही साथ पुलिस को वहां टूल्स और हाइड्रोलिक मशीन भी मिलती है, जिसका यूज चोरों ने किया था। इस चोरी की वजह से आसपास के शॉप ओनर्स और बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनका काफी सारा कैश और वैल्यूएबल सामान इन डिपॉजिट बॉक्सेस में था जो चोरी हो गया था। वो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतनी हाई सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग वॉल्ट में चोरी हुई है, और वो भी तब जब इस वॉल्ट का अलार्म सिस्टम अलार्म सिक्योरिटी कंपनी से कनेक्टेड है। इस चोरी ने हटॉन सिक्योरिटी कंपनी के साथ साथ अलार्म सिक्योरिटी कंपनी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि जब अलार्म सिक्योरिटी कंपनी को नोटिफिकेशन मिला था तो उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी, और उनकी इसी चतुराई की वजह से ये वॉल्ट लूट गया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए वॉल्ट को क्लोजली चेक करने लगती है ताकि उनके हाथों कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल लग सके जिससे वो चोर तक पहुंच सके। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस गैंग ने फॉरेंसिक फॉर डमीज नाम की पूरी बुक को स्टडी किया था ताकि वो ये जान सके कि क्राइम सीन पर क्या प्रूफ मिल सकते हैं और उन्हें कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस बुक से मिली इंफॉर्मेशन की वजह से इस पूरी गैंग ने क्राइम सीन से सारे प्रूफ मिटा दिए थे, और यही वो वजह थी कि पुलिस को क्राइम सीन पर ब्लीच बॉटल मिली थी जिनका यूज फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए किया गया था। फिंगरप्रिंट्स मिटाने के साथ ही साथ इन चोरों ने सीसीटीवी कैमरा की हार्ड ड्राइव भी निकाल ली थी
जिसकी वजह से पुलिस के हाथ उनका कोई भी फोटो नहीं लग पाया और ना ही कोई वीडियो, जिसकी वजह से पुलिस अभी तक खाली हाथ थी और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन चोरों को कैसे पकड़े। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये आइडिया तो आ गया था कि इस गैंग के पीछे वो लोग हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल चोर हैं, जिन्हें फॉरेंसिक और दूसरी बारीकियों की काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज है और उनका काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पुलिस के ऊपर अब इन चोरों को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें किसी भी कीमत पर इस पूरे गैंग को पकड़ना था, इससे पहले कि वो सभी चोर इस माल को बेच दें। और तभी पुलिस के हाथ वो पहली कड़ी लगती है जिससे इस पूरी रॉबरी केस को सॉल्व किया जा सकता था। हालांकि इस गैंग ने अपनी प्लानिंग तो बेहतरीन की थी, मगर एक बहुत ही जरूरी पॉइंट उनसे मिस हो गया था और वो था सीसीटीवी कैमरा जो पूरे लंदन की रोड पर जगह जगह लगे हुए थे। इसका साफ मतलब था कि लंदन की रोड पर आने जाने वाले हर आदमी इन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते थे और इन कैमरा का एक्सेस पुलिस के पास ही था। पुलिस अब इन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक करना शुरू करती है और कुछ ही दिनों चली इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके हाथ चोरी की रात का वो फुटेज लग जाता है, जिसे देखकर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। पुलिस को इस फुटेज में वो वाइट वैन दिखाई देती है जिसे जॉन कोलिंस चला रहा था, जिसमें से 2 गैंग मेंबर मेंटेनेंस वर्कर का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलते हैं। पुलिस को इस फुटेज में बसील भी दिखाई देता है जिसे अपना मुंह प्लास्टिक बैग से छुपा रखा था। इस फुटेज की हेल्प से पुलिस एक स्केच बनवाना शुरू करती है कि ये चोर कैसे दिखते होंगे और साथ ही साथ फुटेज में दिखाई दे रही वाइट वैन की नंबर प्लेट की हेल्प से उस वैन के ओनर तक पहुंचा जा सके। उन्हें ये पता चलता है कि ये वैन कुछ दिन पहले ही चोरी हो गई थी। पुलिस को ये एंगल फेल हो चुका था और अब वो दोबारा सीसीटीवी फुटेज को क्लोजली चेक करना शुरू करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि फ्राइडे की सुबह पूरी गैंग हटॉन बिल्डिंग से बाहर तो आई थी, मगर उनके हाथों में कोई भी लूट के बैग्स नहीं थे और उनके हाथ खाली थे। इसका साफ मतलब था कि उस रात उन्होंने चोरी को अंजाम नहीं दिया। वो दोबारा सैटरडे की रात को हटोंग बिल्डिंग गए थे और अगली सुबह वो लोग कचरा भरने की ट्रॉली में सारा लूट का सामान भर के बाहर आए थे और उस वैन में लोड कर दिया था। अब पुलिस को इस बात का पता चल चुका था कि ये चोरी 2 बार में की गई है और दूसरी बार में ये गैंग अपनी चोरी को अंजाम देने में कामयाब हो चुकी थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गैंग के मेंबर ने 2 बार हटोंग बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके आसपास राउंड लगाया था ताकि वो ये पता कर सके कि सब कुछ ठीक है, और यही वो वजह थी कि दूसरी बार हटोंग बिल्डिंग में घुसने से पहले जॉन कोलिंस अपनी वाइट कार हटोंग बिल्डिंग के आसपास चक्कर लगाते हुए सीसीटीवी में दिखाई देता है। पुलिस को कोलिंस की कार पर शक इसलिए भी हुआ था क्योंकि वो कई बार अपनी वाइट कार लेकर हटोंग बिल्डिंग के आसपास से गुजरा था और ये वो मिस्टेक थी जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से कोलिन की कार के नंबर प्लेट तक पहुंचती है और इस नंबर प्लेट की हेल्प से कार को ट्रेस करके एक रेसिडेंट एरिया तक पहुंचती है जहां उन्हें कार खड़ी दिखाई देती है। पुलिस अब इस कार पर नजर रखना शुरू कर देती है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इस कार का ओनर कौन है, और इसी दौरान वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी इस कार को चलाता है जिसका नाम था जॉन कोलिंस। ये पहली सक्सेस थी जो पुलिस के हाथों लग चुकी थी और पुलिस इस गैंग के पहले मेंबर तक पहुंच चुकी थी। जॉन कोलिंस की आइडेंटिटी हाथ लगने के बाद पुलिस डिसाइड करती है कि वो उसे अरेस्ट नहीं करेगी, बल्कि वो उस पर 24 घंटे नजर रखेगी ताकि वो उसके थ्रू गैंग के दूसरे मेंबर्स तक पहुंच सके। कुछ दिन जॉन पर नजर रखने के बाद पुलिस देखती है कि जॉन एक कैफे में एक आदमी से मिलता है और ये कैफे हटोन गार्डन बिल्डिंग से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पहले तो पुलिस को इस आदमी पर कोई शक नहीं होता है, मगर जब पुलिस कोलिन के फोन रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू करती है तब उन्हें उस आदमी का नाम पता चलता है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रायन था जो इस चोरी से पीछे हट गया था। हालांकि पुलिस जॉन कोलिन पर नजर तो रखे हुए थी, मगर उसके पास जॉन के खिलाफ कोई पक्का प्रूफ नहीं था, क्योंकि ना तो वो बैंक के अंदर गया था और ना ही बैंक से बाहर आया था। और पुलिस को अब ये समझ आने लगता है कि वो जितना ज्यादा वक्त नजर रखने पर लगाएंगे उतने वक्त में ये चोर सारे लूट का माल बेच देंगे, और पुलिस जल्द से जल्द इस लूट के माल को रिकवर करना चाहती थी। पुलिस अब इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए एक और प्लान ट्राई करती है, और वो ये था कि पुलिस इस गैंग की खबर देने वाले को 20,000 पाउंड्स का इनाम देने का फैसला करती है। पुलिस का ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को मानने को रेडी नहीं थे कि इतने बूढ़े लोग इस चोरी को अंजाम दे सकते हैं,
और क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि पुलिस इन बूढ़े लोगों को झूठे रॉबरी के केस में फंसा रही है, इसीलिए लोगों को अब उनके साथ सिंपैथी होने लगी। पुलिस का ये दाव अब उनके ऊपर उल्टा पड़ गया था और बजाय गैंग की कोई इन्फॉर्मेशन मिलने के अब पुलिस को और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उधर न्यूज चैनल्स भी इस पूरी चोरी को मास्टरपीस बता रहे थे और हर न्यूज चैनल पर इस पूरी गैंग की तारीफें हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक अमेजिंग और इम्पॉसिबल चोरी को अंजाम दिया था और एक ऐसे वॉल्ट को तोड़ा था जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पुलिस के पास अब घुमा फिरा कर एक आखिरी रास्ता बचा था और वो ये था कि वो जॉन कोलिन्स पर हर वक्त नजर रखे। एक रोज दो पुलिस ऑफिसर कोलिन का पीछा करते हुए नॉर्थ लंदन के एक पब पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं जॉन कोलिन्स टेरिक पिक्सन और डैनियल जोन्स से मिल रहा है। पुलिस को लगने लगता है कि हो ना हो जॉन कोलिन जिन लोगों से मिल रहा है ये पक्का उसी गैंग के मेंबर हैं और पुलिस शक के बेस पर 4 लोगों की एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है। इस लिस्ट में पहला नाम था जॉन कोलिन्स, दूसरा नाम था ब्रायन रेडर, तीसरा नाम था टेरिक पिक्सन और चौथा नाम था डैनियल जोन्स। अब पुलिस जॉन के साथ साथ इन चारों पर भी नजर रखना शुरू कर देती है और साथ ही साथ इन सभी के फोन्स को भी सर्विलांस पर डाल देती है। पुलिस इन चोरों के खिलाफ पक्का प्रूफ इकट्ठा करना चाह रही थी और जल्द से जल्द इन्हें पकड़ना भी चाह रही थी और इसीलिए पुलिस अब उनके पुराने फोन रिकॉर्ड्स को भी चेक करना शुरू कर देती है। और इस चेक करने में पुलिस के हाथ उस दोपहर की एक कॉल रिकॉर्डिंग लग जाती है जिस दोपहर जॉन कोलिन्स और डैनियल जोन्स हाइड्रोलिक मशीन खरीदने स्टोर गए थे। कॉल रिकॉर्डिंग में जॉन कोलिन्स की आवाज थी जिसमें वो स्टोर में कॉल करके हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पूछता है और जब पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम के आसपास उस स्टोर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तब उन्हें कोलिन्स की वो व्हाइट वैन भी दिख जाती है जिसमें उसके साथ डैनियल जोन्स भी बैठा हुआ था। पुलिस अब उस स्टोर पहुंचकर वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना शुरू कर देती है। डैनियल जोन्स स्टोर के अंदर घुसता है और वहां से एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदता है। इस दौरान डैनियल जोन्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठता है और वो ये थी कि स्टोर पर अपना नाम पता असली बता देता है। अब इस चोरी को हुए पूरे 1 महीने बीत चुके थे और पुलिस अब भी इन चोरों पर नजर रखे हुए थी। इसी दौरान 1 मई 2015 की शाम जॉन कोलिन्स, टेरिक पिक्सन और ब्रायन एक पब में मिलते हैं। ये सभी वहां ड्रिंक्स पीने के लिए मिले थे मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रहा है और एक हिडन कैमरा से उनकी फोटोज ले रहा है। ये फोटोज इतनी सफाई से ली गई थी कि इसमें सभी के फेस बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। हालांकि ब्रायन ने खुद को इस चोरी से तो अलग कर लिया था मगर फिर भी वो जॉन कोलिन्स और टेरिक पिक्सन से अपना हिसाब मांगता है क्योंकि ये आइडिया और प्लान उसी का बनाया हुआ था और इसीलिए उसने मीटिंग भी बुलाई थी। इस मीटिंग के दौरान पिक्सन ब्रायन को ये भी बताता है कि कैसे उन लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन का यूज करके सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ा और खोलकर उसमें से सभी पैसे ले गए। अंडरकवर पुलिस ऑफिसर सुन लेता है और जैसे ही उसे ये यकीन हो जाता है कि इन्हीं बूढ़े लोगों के गैंग ने इस चोरी को अंजाम दिया है, वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ये सारी बातचीत अपने पास रखे छोटे से टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और अब पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ लग चुका था जिसकी हेल्प से वो जॉन कोलिन्स और टेरिक पिक्सन को अरेस्ट कर सकते थे। पुलिस अब डिसाइड करती है कि वो इन सबको अरेस्ट करने से पहले उनके फोन पर होने वाली बातचीत पर 1 हफ्ते तक और नजर रखेंगे और बस 2 दिन बाद ही उनकी कॉल सुनने के दौरान पुलिस के सामने एक और नाम आता है और वो था क्लार वही आदमी था जो चोरी की दूसरी रात इस चोरी को अंजाम देने से पहले ही चला गया था और उसने खुद को इस चोरी से अलग कर लिया था। पुलिस के हाथ अब इस गैंग के 5 लोगों की पहचान लग चुकी थी और अब आखिरी आदमी जो बचा था वो था बसील, इस गैंग का छठा और आखिरी मेंबर। इन सभी गैंग मेंबर्स की कॉल सुनने के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि बसील वो इलेक्ट्रीशियन था जिसने अलार्म सिस्टम को डिसेबल किया था और जिसकी वजह से गैंग के सभी मेंबर्स बेसमेंट में घुसने में कामयाब हो पाए थे। क्योंकि बसील ने अपना मुंह प्लास्टिक के बैग से छुपा रखा था इसीलिए सीसीटीवी कैमरा में उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था और यही वो रीजन था कि 6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी बसील पुलिस के हाथों नहीं लग पाया था। अब पुलिस डिसाइड करती है कि वो बिना टाइम वेस्ट किए इन 5 गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट करेगी और उनसे सारे लूट का पैसा रिकवर कर लेगी। और फोन कॉल सुनने के दौरान उन्हें ये भी पता चल गया था कि सारा लूट का माल पहले ही वो लोग जॉन कोलिन्स के घर पर ले गए थे और फिर उन लोगों ने उस माल को 2 हिस्सों में बांटकर छुपा दिया था ताकि वो लोग बाद में उसे आपस में बराबर बांट सके। लूट के आधे हिस्से को जॉन कोलिन्स ने अपने एक रिलेटिव बिली लिनकॉन के पास रखवा दिया था और वही डैनियल जोन्स ने बचा हुआ आधा हिस्सा कब्रिस्तान में छुपा दिया था
और अब वो लोग वेट कर रहे थे एक सही दिन का, जिस दिन वो लोग इस माल को आपस में बांट सके। पुलिस को जैसे ही ये पता चला, वो उन पांचों पर टाइट नजर रखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उन चोरों के माल को आपस में बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और आखिरकार इस चोरी के 6 हफ्तों के बाद वो दिन आ जाता है जब इन सभी गैंग मेंबर्स में ये डिसाइड होता है कि वो सारा चोरी का माल निकाल कर एक जगह मिलाएंगे और वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे जहां वो आपस में ये माल बांट सके। उसमें ये डिसाइड होता है कि वो लोग इस लूट के माल के साथ एक बार के पीछे मिलेंगे जहां जॉन कोलिंग्स अपनी कार के साथ खड़ा होगा। फिर वो लोग इस लूट के माल को जॉन कोलिंग्स की कार की डिग्गी में रखेंगे और फिर वहां से टेरिक पिक्सन के घर के लिए निकल जाएंगे। इस सब के दौरान पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरास और अपनी गाड़ियों से इन गैंग मेंबर्स पर नजर रखे हुए थी और इन सबको रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। ये सभी गैंग मेंबर्स पिक्सन के घर पहुंचते हैं और वहां लूट के माल को आपस में बांटना शुरू कर देते हैं और यही वो मौका था जिसका पुलिस वेट कर रही थी। पुलिस फौरन पिक्सन के घर पर रेड मार देती है और इन सभी गैंग के मेंबर्स को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अचानक से पुलिस को देखते ही इन सभी गैंग के मेंबर्स के पैरों तले जमीन सरक जाती है और उनका आपस में माल बांटने का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। पुलिस ने इस रेड में पिक्सन के घर से सोना, ज्वेलरीज, हीरा और कैश रिकवर किया था, जिसकी वैल्यू थी 4 मिलियन पाउंड्स यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए। इन पांचों को अरेस्ट करने के बाद उन पर चोरी की प्लानिंग और चोरी का केस चलाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ब्रायन को 6 साल और 3 महीने की सजा सुनाई और गैंग के बाकी मेंबर्स को 7 साल की सजा सुनाई गई। इन सभी गैंग मेंबर्स में बस एक बसील ही था जो पुलिस के हाथों नहीं लगा था, क्योंकि चोरी के बाद वो बिल्कुल गायब हो गया था। मगर इस चोरी के 9 साल बाद अपने इन्फॉर्मर की हेल्प से वो भी पुलिस के हाथों लग गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये लिखा था कि बस 4 मिलियन पाउंड्स ही रिकवर कर पाए हैं और बाकी 10 मिलियन पाउंड्स का लूट का माल अब भी गायब है। ये थी कहानी उस गैंग की जिसमें सभी चोर बूढ़े थे और उन्होंने प्लानिंग भी बहुत बेहतरीन की थी, मगर अपनी कुछ मिस्टेक की वजह से वो पकड़े गए। जिसमें पहली मिस्टेक तो ये थी कि जॉन कोलिंग्स ने अपने पर्सनल कार का यूज किया था। दूसरी मिस्टेक ये थी कि डैनिंग जोन्स ने उस स्टोर पर अपना नाम और पता असली बताया था। और तीसरी मिस्टेक ये थी कि वो आपस में लगातार मिलते रहे और लगातार एक दूसरे से अपने पर्सनल नंबर से बात करते रहे, जिसकी वजह से वो सभी पुलिस के हाथों लग गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।